दोस्तों नमस्कार। M26 में आपका स्वागत है। आज तारीख है 24 जनवरी और ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो सबसे पहले इस पावन अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपने हर साल ध्यान दिया होगा कि 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का भव्य प्रदर्शन किया जाता है, जिसे हम सभी गणतंत्र दिवस परेड कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि ये परेड आखिर क्यों होती है? उस दिन राष्ट्रपति ही सलामी क्यों लेते हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं? हर साल दुनिया के किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या बड़े नेता को मुख्य अतिथि के रूप में क्यों बुलाया जाता है? और सबसे अहम सवाल, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब पहली बार भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया था तब देश का माहौल कैसा रहा होगा? उस दिन लोगों ने क्या महसूस किया होगा? देश किस दौर से गुजर रहा था? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को समझेंगे, जानेंगे और इनके पीछे छिपे इतिहास और संविधान के अर्थ को आसान भाषा में खोलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल M26 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो कुछ नया सिखाता है, बिना भटकाए, बिना चमक दमक के, साफ, सीधा और सच्चा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि 26 जनवरी को यह परेड आखिर क्यों होती है। गणतंत्र दिवस भारत का वह पर्व है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की याद दिलाता है। उस दिन भारत ने ब्रिटिश राज से पूरी तरह से मुक्ति पाई और खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया। लेकिन परेड, वह तो इस उत्सव का दिल है। कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता को दिखाने के लिए एक भव्य मंच पर आता है। यह परेड सिर्फ सैनिकों की मार्चिंग नहीं, यह भारत की कहानी है। गुलामी से आजादी तक, विविधता में एकता तक यह परेड होती है ताकि हम अपनी सेनाओं का सम्मान करें, जो सीमाओं पर दिन रात खड़े रहते हैं। यह दिखाती है हमारी तकनीकी प्रगति, मिसाइलें, टैंक, विमान जो कहते हैं भारत अब मजबूत है, खुद की रक्षा कर सकता है। और हाँ, झांकियां, हर राज्य की अपनी संस्कृति, केरल की नाव दौड़, पंजाब का भांगड़ा, राजस्थान की ऊंट सवारी, सब मिलकर कहते हैं भारत एक है, लेकिन रंगों से भरा। परेड का उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव जगाना, युवाओं को प्रेरित करना और दुनिया को बताना हम शांति प्रिय हैं लेकिन ताकतवर हैं। पर यहाँ एक सवाल और कि संविधान लागू करने के लिए यही दिन क्यों चुना गया? दोस्तों, इसकी वजह थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से 26 जनवरी 1930 को भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की मांग। बाद में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। इसके बाद ही 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आजादी के बाद संविधान लागू होने पर यही तारीख गणतंत्र दिवस बन गई। दोस्तों, अब थोड़ी जानकारी परेड के इतिहास। तो दुनिया में परेड निकालने का रिवाज कोई नया नहीं। इसके तार जुड़ते हैं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता से। मेसोपोटामिया के राजा ऐसी परेड निकाला करते थे। इसमें वो मशहूर इश्तार के दरवाजे से शहर के अंदर आते थे। रास्ते के दोनों तरफ शेरों के 60 स्टैचू लगे होते थे। दोस्तों, इसके बारे में एक बात और कहा जाता है कि मॉडर्न युग की जो मिलिट्री परेड हम देखते हैं वो एंशिएंट रशिया यानी आज की जर्मनी से प्रेरित बताई जाती है। आपने परेड में सैनिकों को पैरों को सामने की तरफ उठाकर कदम ताल करते हुए देखा होगा। हर सैनिक के कदम दूसरे सैनिक से मिलते थे। बाल बराबर चूक की गुंजाइश भी थी। पर सोचिए, आपको कितनी हैरानी होगी जब पता चले कि ये स्टेप हिटलर की नाजी आर्मी का है। उस जमाने में इसे गुज स्टेप भी कहा जाता था। चलिए, अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि उस दिन राष्ट्रपति ही सलामी क्यों लेते हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं? तो दोस्तों, यह कोई रिवाज नहीं बल्कि संविधान की देन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर इन चीफ। वे राष्ट्र के प्रमुख हैं जो सेना, नौसेना और वायुसेना की कमान संभालते हैं। और राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधि है। वे पूरे देश की ओर से वह सम्मान देते हैं। प्रधानमंत्री, वे सरकार के प्रमुख हैं, कार्यकारी भूमिका निभाते हैं, नीतियां बनाते हैं, सेना को निर्देश देते हैं। लेकिन संवैधानिक रूप से सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति। जैसे घर में पिता परिवार का प्रमुख होता है लेकिन बेटा दैनिक काम संभालता है, वैसे ही। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का झंडा फहराना और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति का झंडा फहराना यह भी दिखाता है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है।
पर शक्तियां बटी हुई हैं। अब आते हैं तीसरे सवाल पर कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि को क्यों बुलाया जाता है। तो दोस्तों, यह सिर्फ मेहमानबाजी नहीं बल्कि भारत की स्मार्ट कूटनीति है। कल्पना कीजिए, परेड में एक विदेशी नेता राष्ट्रपति के बगल में बैठा है, भारत की ताकत देख रहा है और दुनिया देख रही है। मुख्य अतिथि बुलाने की परंपरा 1950 से शुरू हुई, जब राष्ट्रपति सुकर्णो आए, जो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे, जो कि एक प्रतीक था दो नए आजाद देशों की दोस्ती की। भारत चुनता है उस देश को जो उसके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे पड़ोसी, बड़े शक्ति केंद्र या विकासशील साथी, या एक सांकेतिक कूटनीति भी है। उदाहरण लीजिए, 2015 में ओबामा आए तो भारत अमेरिका साझेदारी बढ़ी। 2024 में इमैनुएल मैक्रो आए तो फ्रांस के साथ रक्षा सौदे मजबूत हुए। 2026 में EU लीडर्स उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि। यह यूरोप के साथ व्यापार और जलवायु सहयोग का संकेत है। मुख्य अतिथि परेड देखते हैं, राजघाट जाते हैं, राष्ट्रपति भोज में शामिल होते हैं। यह सब दोस्ती की नींव रखता है। वैश्विक छवि मजबूत होती है, व्यापार बढ़ता है, सुरक्षा सहयोग मिलता है। अगर कोई देश मुख्य अतिथि है तो दुनिया जानती है कि भारत उसके साथ खड़ा है। यह परंपरा भारत की वैश्विक भूमिका को चमकाती है, शांति प्रिय लेकिन प्रभावशाली। अब दोस्तों, हम उस पल को याद करेंगे जब भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। 26 जनवरी 1950 दिल्ली की सुबह आज जैसी नहीं थी। न कर्तव्य पथ था, न विशाल परेड, न टेलीविजन, न कैमरे, न सोशल मीडिया का शोर। फिर भी उस सुबह में कुछ ऐसा था जो आज की सुबहों में कम ही महसूस होता है। एक ठहराव, एक गंभीरता और एक एहसास कि आज कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। यह वो दिन था जब भारत ने न सिर्फ अपने झंडे को नहीं बल्कि अपने भाग्य को संविधान के हवाले किया। सबसे पहले निवर्तमान गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने गणतंत्र की उद्घोषणा पढ़ी। उन्होंने कहा, और जबकि उक्त संविधान द्वारा घोषित किया गया है कि भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें संघ के भीतर वे क्षेत्र शामिल होंगे जो अब तक गवर्नर प्रांत, भारतीय राज्य और मुख्य आयुक्त प्रांत थे। यह उद्घोषणा पढ़ते हुए उन्होंने भारत को एक संघ के रूप में परिभाषित किया, जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक, काठियावाड़ से कामरूप तक सब एक छतरी के नीचे आए। फिर ठीक 6 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। शपथ थी, मैं राजेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। जैसे ही शपथ पूरी हुई, 21 तोपों की सलामी दी गई। यह सलामी भारत के जन्म और उसके पहले राष्ट्रपति की स्थापना का प्रतीक था। अब दोपहर की जुलूस की बारी थी। दोपहर 2:30 बजे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरकार हाउस से निकले। राष्ट्रपति के साथ उनके बॉडीगार्ड की टुकड़ी थी, घुड़सवार सैनिक, लाल पगड़ियां, चमकदार वर्दियां। जुलूस सरकार हाउस से निकलकर इरविन एम्फी थिएटर की ओर बढ़ा, जो अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। यह स्टेडियम 1933 में महाराजा ऑफ भावनगर के उपहार के रूप में बनाया गया था और इसमें 15,000 लोगों की क्षमता थी। रास्ते में हजारों लोग इकट्ठा थे। वे भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, फूल बरस रहे थे, वातावरण उत्सवी था। लोगों के चेहरे पर खुशी, आंखों में आशा। यह जुलूस 5 मील लंबा था और इसमें राष्ट्रपति को देखने की उत्सुकता सब में थी। एरविन एम्फी थिएटर पहुंचकर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तिरंगा लहराया और राष्ट्रगान किया। यह पल भावुक था। भारत का अपना झंडा, अपना राष्ट्र। अब परेड शुरू होने वाली थी। तो दोस्तों, पहली परेड इरविन स्टेडियम में हुई, न कि राजपथ पर। इसे गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर मोती सागर ने लीड किया। परेड में 3000 से ज्यादा अधिकारी और सैनिक शामिल थे। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और पुलिस की टुकड़ी। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घोड़ों से खींची गई गाड़ी में परेड का निरीक्षण कर रहे थे। उनकी उपस्थिति ने सबको प्रेरित किया। परेड के बाद उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आज हमारी लंबी और उतार चढ़ाव भरा इतिहास में पहली बार हम इस विशाल भूमि को उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कोमोरिन तक, पश्चिम में काठियावाड़ और कच्छ से पूर्व में कोकोनाडा और कामरूप तक एक संविधान और एक संघ के अधीन पाते हैं, जो 320 मिलियन से ज्यादा पुरुषों और महिलाओं की भलाई की जिम्मेदारी लेता है। उन्होंने एकता पर जोर दिया, कहा कि भारत अब विभाजित नहीं बल्कि एक है। भाषण में गांधी जी, नेहरू और अन्य नेताओं का जिक्र था। उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ कागज नहीं बल्कि जीवन दस्तावेज है, जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। यह भाषण आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह भारत की विविधता में एकता की बात करता है।
जनता की प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। लोग जानते थे कि अब सत्ता उनके हाथ में है, कोई राजा नहीं बल्कि वोट से चुने नेता। यह दिन महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए समानता का वादा था। महत्व यह था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। और अंत में मैं यही कहूंगा दोस्तों कि 26 जनवरी को हम सिर्फ तिरंगा नहीं फहराते, हम उस संविधान को सम्मान देते हैं जिसने हमें नागरिक बनाया। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को M26 को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।